We should understand why did the Sipais revolt और what are the cause of the 1857 revolt. 1857 revolt की क्या-क्या cause है ये अपन को understand करना होगा, right? So let's understand this. First और foremost जो आपको सबको पता है वो ये है कि एक राइफल यूज करने लग गए थे, that is known as what? एनफील्ड राइफल, ठीक है। एनफील्ड राइफल का एनफील्ड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एनफील्ड एक जगह है, राइट, नियर लंदन, वहां पर ये बनती थी, ब्रिटिश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यहाँ पे एनफील्ड। तो पहले जो राइफल यूज हुआ करती थी वो ये वाली हुआ करती थी, ब्राउन बेस स्मूथ बोर फ्लिंट लॉक मस्केट, राइट, ये वाली राइफल यूज हुआ करती थी। इस राइफल को रिप्लेस करा गया और रिप्लेस करने के बाद इस राइफल को यूज करा गया, एनफील्ड राइफल को, इन इंडिया, ठीक है, कंपनी आर्मी इन इंडिया। और ये सिर्फ ट्रायल्स के लिए दिखा दिया गया था कि भाई देखे कि ये कितनी अच्छी राइफल है। और फ्लिंट लॉक मॉडल जो है था, ठीक है, फ्लिंट लॉक मॉडल के अंदर क्या था, इतना एक्यूरेसी नहीं थी, निशाना कहाँ लगाते थे लगता कहाँ था, राइट। इसके अंदर थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक तरह से राइफलिंग बहुत अच्छी करी गई है, मतलब इसको जो बनाया गया है, राइफलिंग करी गई है वो बहुत अच्छे से बनाया गया है जिससे कि निशाना जो है परफेक्ट रहे, राइट। तो देखो राइफलिंग ऑन द इनसाइड द बैरल, ठीक है, मेड द शॉट मोर एक्यूरेट एंड गिव द वेपन ए ग्रेटर रेंज, राइट, दूर तक भी जाती थी। पहली वाली तो बहुत पास तक ही कर पाते थे, अगर कोई दूर से आ रहा है तो उसको नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए इस तरह से कंपनी के अंदर ओवरऑल सेंट्रलाइज्ड वे के अंदर चेंज हुआ था ये, राइट, कि एनफील्ड राइफल को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ फ्लिंट लॉक राइफल, ठीक है, फ्लिंट लॉक राइफल को यूज करने की बजाय एनफील्ड राइफल को यूज करा जाएगा, ठीक है, दूर तक भी जाएगी बस। अब इसको कैसे यूज करते थे, देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, ग्रीस्ड कार्टेज। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये बुलेट है। कार्ट्रिज क्या होता है, वो ग्रीस क्या होता है, ग्रीस मतलब जो कि एक तरह से मूवमेंट को स्मूथ कर देगा, राइट। अच्छा, ग्रीस जो होता था ना इस बुलेट के ऊपर होता था, ठीक है, ये बुलेट के ऊपर होता था, यहाँ पर नहीं होता था। जैसे आमतौर पे आपको पता है कि भाई मुंह से फाड़ते थे तो ग्रीस मुंह पे लग जाता था, नहीं, इस जगह जहां से फाड़ते थे ना वहां से कहीं पर भी ग्रीस नहीं होता। अच्छा, ये एक पेपर केस है पूरा का पूरा, एक पेपर के अंदर, इसके अंदर है, इसमें पाउडर है, पहले पाउडर डालेंगे, राइट, फिर क्या करेंगे, बुलेट डालेंगे, और फिर बुलेट को इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे इससे बुलेट को एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, राइट, फिर बुलेट डालेंगे और फिर अपन एक तरह से क्या होता है कि फिर शॉट करते हैं फायर, राइट। तो यहाँ पर देखो ये जो आप मुंह से फाड़ रहे हैं ना, ठीक है, दैट इज नॉट, यहाँ पर कोई ग्रीस नहीं लगा हुआ, ग्रीस लगा हुआ है बुलेट के ऊपर, ये ग्रीस पेपर होता है उस पर लगा हुआ है, ठीक है। पर जब बुलेट को निकाल रहे हैं तो आपका हाथ यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है ये ग्रीस जो होती है, ऐसा बोला गया कि ग्रीस जो है काउ फैट और पिग फैट से बनाई गई है ना, काउ फैट और पिग फैट, बिकॉज फैट जो होता है दैट इज वेरी, बहुत चिकना होता है ना, तो उसके अंदर ग्रीस लगाया, एक तरह से ग्रीस जो यूज करा गया है काउ फैट और पिग फैट से यूज करा गया, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि ये रूमर्स है, राइट, बाद में पता चला कि नहीं नहीं, ये एक तरह से क्या है, एक तरह से फैक्ट है कि काउ फैट और पिग फैट यहाँ पर यूज करा गया, ठीक है। अब देखो काउ इज वेरी होली, होली टू द हिंदूज, राइट। तो हिंदूज कहेंगे भाई काउ तो हिंदूज की माता की तरह होती है, ठीक है, ये हमारी मदर की तरह, तो उसके फैट से बनी हुई ग्रीस को कैसे अपन यूज कर सकते हैं, उसका हाथ भी लगाएं या फिर उसको हम यूज भी करें, तो वो एक तरह से क्या है, वो एक तरह से धर्म भ्रष्ट करने की बात हो गई, राइट। अच्छा, काउ फैट तो ठीक है, वाई पिग इज इंपॉर्टेंट इन द मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए पिग इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, काउ तो ठीक है, काउ को तो हम माता मानते हैं, पिग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? एनीबडी इन द क्लास, पिग फैट मुस्लिम्स क्यों यूज नहीं करना चाहते? बिकॉज यस इट इज अ टैबू, ये हराम है ना, इस्लाम के अंदर ये हराम है, हराम होता है ना जो कि नहीं करना चाहिए, तो पिग का फैट नहीं खाना चाहिए, दैट इज हराम। और दैट इज वेरी साइंटिफिकली लिंक्ड, बिकॉज पिग के अंदर बहुत सारे वायरसेस होते हैं, पिग इज ए रिजर्वायर ऑफ द वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस का रिजर्वायर होता है। आप देखेंगे कोई भी बड़ी डिजीज आती है तो उसके अंदर से पिग से फैल के आगे चली, जैसे स्वाइन फ्लू है, ठीक है, स्वाइन फ्लू जैसी बहुत सारी डिजीज है जिसके अंदर पिग जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, राइट। तो पिग एक रिजर्वायर होता है वायरसेस का, बहुत सारे वायरसेस इसके अंदर रह सकते हैं, राइट, तरह तरह के। तो पिग को खाने से मतलब इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो पिग एक तरह से हराम है, कि अगर तुमने पिग अगर तुम्हारे लिप्स पे लग गया या फिर आपने खा लिया तो वो हराम कंसीडर करा जाता है, दैट हराम का मतलब जो नहीं करना चाहिए, राइट। तो काउ तो एक होली की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर, और पिग जो है एक तरह से हराम है मुस्लिम्स के लिए, दैट्स व्हाई रिलीजियस सेंसिबिलिटीज इन दोनों की, मुस्लिम्स की और हिंदूज की, दोनों की रिलीजियस सेंसिबिलिटीज हर्ट हो जाएंगी। और ये कहेंगे इन्होंने ये जानबूझकर कराया ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज ब्रिटिशर्स वांटेड अस टू बिकम द क्रिश्चियंस, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करके हमको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये था, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल एनहांस द स्पाइस ग्रोइंग डिसअफेक्शन विद द गवर्नमेंट। आपको पता है कि हमने किस तरह से पीछे की साइड जाकर पढ़ा था कि इसके कारण, इस एनफील्ड राइफल के कारण मार्च से लोग जो थे बड़े परेशान थे, है ना। द कार्ट्रिज ऑफ द न्यू राइफल्स हैड टू बी बैटन ऑफ बिफोर लोडिंग, द ग्रीस वाज रिपोर्टेडली मेड ऑफ द बीफ एंड द पिग फैट, ठीक है। दूसरा जो था, हमने देखा था कि एंग्लो बर्मीज वार हुआ था 1824 के अंदर, राइट। और एंग्लो बर्मीज वार 1824 से 26 के अंदर हुआ था। इसमें क्या करा था कि यहाँ पर बहुत सारी जो आर्मी थी उसको बर्मा में लेकर गए, राइट, लड़ने के लिए, बर्मा में उसको लेकर के लड़ने के लिए। और बर्मा में जाने से पहले आप देखेंगे एक तरह से सी को इनको क्रॉस करना पड़ेगा, राइट, सी क्रॉस करना पड़ेगा तभी जाके बर्मा में जाएंगे। और सी क्रॉस करना एक तरह से हिंदू ब्राह्मण्स के अंदर वर्जित था, ठीक है। उससे ऐसे बुलाया, अगर तुमने सी क्रॉस कर लिया ना, कोई समुद्र पार कर लिया ना, तो फिर क्या है, तो फिर तुम्हारा लॉस ऑफ कास्ट हो जाएगा, ठीक है।
तुम्हारी कास्ट मतलब तुमको कास्ट से घर से मतलब कास्ट से बेदखल कर दिया जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण हो तुम, ठीक है। हिंदू ब्राह्मण्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो सी को क्रॉस नहीं कर सकते थे, और कंपनी यहाँ पर बोलती थी कि भैया तुमको जहां कहेंगे वहां लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार के अंदर एक आपको याद रखना पड़ेगा 47th नेटिव इन्फेंट्री जो कि उस वक्त बरकपुर के अंदर थी, बरकपुर के अंदर थी, राइट। तो इसको कहा गया कि पहले तुम जाओ चिटगांव, और चिटगांव से पकड़ो जहाज, और जहाज से जाओ फिर बर्मा, ठीक है। चिटगांव जाओ, चिटगांव मतलब वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर जहाज पकड़ो और जहाज से फिर तुम बर्मा जाओ और वहां पे लड़ाई करो। अब लड़ने में कोई इनको दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे बीच में सी आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज सी। तो यहाँ पर सी को कैसे क्रॉस करेंगे, क्योंकि सी को क्रॉस करते इनका जो कास्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इससे उन्होंने बहुत ज्यादा अपोज करा इस चीज को, और कई लोगों ने इसको मना कर दिया, है ना। सिपाही की पूरी ये नेटिव इन्फेंट्री थी, उनका साहब कुछ भी करवा लो, एक सी तो हम क्रॉस नहीं करेंगे, घर वाले डांटेंगे समझ में आ रहा है। घर वाले कहेंगे कि भैया तुमने तो अपनी पूरी और उस वक्त जो कास्ट थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अगर लॉस ऑफ कास्ट मतलब कि आपको कास्ट से बेदखल कर दिया, ठीक है। तो अपर कास्ट हिंदूज को प्रॉब्लम थी, अगर हम चले जाएंगे वहां पर बर्मा में लड़ने के लिए तो हमारी जो कास्ट होगी वो हमारी लॉस हो जाएगी, राइट। अब इन्होंने अपोज करा, इन्होंने कहा साहब यहाँ मत भेजो और कहीं पे भी भेज दो। उन्होंने बोला अरे भाई डिसिप्लिन तो ये कहता है जहां जहां कहोगे वहां भेजेंगे, कल को तो तुम कहोगे भाई यहाँ मत भेजो, यहाँ मत भेजो। तो इन सब लोगों को जिन्होंने भी अपोजिशन करा उनको फांसी पे लटका दिया, ठीक है, 1824 के अंदर। तो 1824 के अंदर यहां से सिपाहियों के अंदर रिसेंटमेंट स्टार्ट हुआ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो इन 1824 सिपाहीज ऑफ द 47th नेटिव इन्फेंट्री स्टेशनड एट द बरकपुर वर ऑर्डर्ड टू मार्च टू द चिटगांव एंड देन प्रोसीड टू द बर्मा टू फाइट इन द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार 1824 से 26, ठीक है। 1824 की डेट इस बर्मीज वार से आप याद कर सकते हैं, फिर बर्मीज वार की डेट इससे याद कर सकते हैं, इस इंसिडेंट से। टू द रिलीजियस हिंदूज क्रॉसिंग द सी मींट लॉस ऑफ कास्ट। The सिपाही therefore refused to comply. The regiment was disbanded and those who led the oppositions were hanged. ठीक है। अब आप यहां पर देखो जो कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा वो कैसे होगा। देखो ये मान लो रामलाल, रामलाल एक सैनिक है, राइट। रामलाल को बोला गया कि भाई तू बर्मा जाकर लड़ ले, राइट। अब रामलाल बर्मा गया, ठीक है, और बर्मा से वापस लौटकर घर आया। घर आकर जैसे वो घर पे गया, बहुत दिनों बाद आ रहा है घर से, एक साल बाद आ रहा है, ठीक है, लड़ाई करके, राइट। 1.5 साल 2 साल बाद आ रहा। तो घर आया, उसने सोचा मम्मी के हाथ का खाना खाएंगे। जैसे ही मम्मी ने गेट खोला, बोले बाहर बाहर निकल, तू अब बेदखल हो चुका है यहाँ से, तेरा कोई घर में तो हमारा बेटा है ही नहीं। बोला मम्मी मैंने क्या करा? बोले तूने सी क्रॉस कर लिया, और सी क्रॉस करना वर्जित होता है, ठीक है, और तूने इस तरह से करा, अब तुम्हारा बेटा है ही नहीं, गेट आउट। ये बेचारा घूम रहा। अब इसको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको कोई अलग से कोई भत्ता भी नहीं मिला कि भाई तू बर्मा जाके लड़ रहा है, चलते को इतना सारा पैसा देंगे हम, चल बर्मा जाकर। वही इसकी फीस थी, ठीक है, जो भी जो यहाँ पर फीस थी इंडिया के अंदर, वही इसके यहाँ पर एम्यूलमेंट्स थे, ठीक है। कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं हुआ। तो उसको पैसे का भी कोई फायदा नहीं हुआ, और घर वाले तो चले गए, ठीक है। घर वाले तो वैसे ही बेदखल कर दिया घर से, घर भी गया और समाज में इज्जत भी गई। तो रामलाल के लिए ऐसे कहते हैं कि रामलाल को ना माया मिली, ना इसको पैसे मिले, ना राम मिले, ना इसको अपना धर्म बच पाया इससे, ना पैसा मिला ना राम, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो सॉरी, ना पैसा मिला, माया मिली, ना राम मिला, ना माया मिली ना राम, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये फ्लाइट थी रामलाल की। तो रामलाल ने कहा कि भैया इससे बढ़िया है कि हम डिनाई कर दें। डिनाई करते रामलाल को फांसी पे लटका दिया। अब रामलाल बेचारा करे तो करे क्या, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दूसरी चीज ये थी कि अब ये चीज तो 1824 में हो गई सर, है ना, ये तो सबको पता है, सिपाहियों को भी ऐसे नहीं कर सकते, राइट। बट 1857 में फिर ये चीज कैसे वापस ट्रिगर हो गई? क्योंकि 1857 की इनिशियल फेज के अंदर, ठीक है, जनवरी फरवरी के अंदर एक एक्ट निकला गया, दैट इज नोन एज जनरल सर्विस एक्ट, एनलिस्टमेंट एक्ट। अच्छा, 1824 में जब ये इंसिडेंट हुआ तो ब्रिटिशर्स को भी लगा कि यार हमको इनकी ज्यादा सेंसिबिलिटीज को, रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को ट्रिगर नहीं करना चाहिए, हम इनसे बोल दें कि ठीक है यार तुम मत जाओ, राइट, हम यहीं पर इनको यूज करें, ठीक है, और वहां पर अपन अपनी यूरोपियन आर्मीज जो यूरोपियन जो है सोल्जर्स उनको यूज कर लें, ठीक है। तो इनको ना करें, और भाई ये जो अपर कास्ट हिंदूज हैं इनको बेसिकली हम अवॉइड ही करें। भाई अपर कास्ट हिंदूज वहां पर जाएंगे, फिर वापस ये कुछ होगा और हो सकता है ये चीज भड़क जाए, राइट। तो इन्होंने एक सेटलमेंट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने कि हाँ ठीक है, अपर कास्ट हिंदूज को नहीं भेजेंगे, बाकी मुस्लिम्स को भेज देंगे, बाकी लोअर कास्ट हिंदूज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज उनको तो वैसे ही आप देखेंगे तो उनको तो वैसे ही एक तरह से क्या था कि समाज के अंदर वैसे इज्जत नहीं मिलती थी उस वक्त, ठीक है। और अपर कास्ट हिंदूज जो थे रूल्स रेगुलेशंस बना, तो वो तो पहले से बहिष्कृत थे, तो उनको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि इट्स बेटर टू अवॉइड दिस अपर कास्ट हिंदूज। बट इन 1857 एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट है, जिसके अंदर इस तरह से बोला गया, ठीक है, कि जो भी फ्यूचर रिक्रूट्स होंगे बंगाल आर्मी के अंदर, फ्यूचर रिक्रूट्स मतलब अभी तक जो हो रहा है वो ठीक है, अब जो भी फ्यूचर रिक्रूट्स होंगे उनको एक साइन करना पड़ेगा, एक पहले से उनको एक क्या करना पड़ेगा, इनको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि हम
ब्रिटिश इंडिया के लिए कहीं से भी लड़ सकते हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं। मतलब हम बर्मा में भेजोगे बर्मा में चले जाएंगे, ठीक है, इंडोनेशिया में भेजोगे इंडोनेशिया में चले जाएंगे, जहां कहेंगे वहां पर, जहां पर हमको ऑर्डर होंगे वहां पर हम चले जाएंगे। अब ये जैसे आता है तो अपर कास्ट हिंदू फिर भड़केंगे, वो कहेंगे अब ये इन्होंने तो अब डिक्लेरेशन साइन करवाना है, ठीक है, और डिक्लेरेशन साइन करवा रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड, ठीक है। अच्छा, ये फ्यूचर रिक्रूट से डिक्लेरेशन इस तरह के साइन करवाए थे, अंडरटेकिंग ले रहे थे। अंडरटेकिंग मतलब हमको कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे। तो अब इन 1857 लॉर्ड कैनिंग पास द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट which decreed that all future recruits to the Bengal army would have to give an undertaking to serve anywhere their services might be required। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये जैसे आया तो 1824 की सबको याद आ गई, ठीक है, बर्मा में भेजा था और इस तरह से। अब बात यह है कि क्रॉसिंग सी इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ कास्ट, ये कहां लिखा हुआ है, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई लिखा हुआ हिंदू टेक्स्ट के अंदर? कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये तो लड़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, लड़ने जा रहे हैं। तो क्रॉस सी, आज अगर तुम क्रॉस सी करो, है ना, आज अगर तुम बर्मा जाओ तो कोई तुमको कहेगा यार क्या हिंदू के अगेंस्ट में कर दिया कुछ काम, क्योंकि कहीं लिखा हुआ ही नहीं हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट में काम कर दिया, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं, कहीं पर नहीं लिखा हुआ। कोई भी ग्रंथ के अंदर उठाकर देख लो, ये नहीं लिखा हुआ क्रॉसिंग सी इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ कास्ट। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था बिकॉज ये एक साइकोलॉजी थी कि कोई भी अगर सी क्रॉस करेगा, ठीक है, सी क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली सी क्रॉस करने में उसको कोई ऐसा तो नहीं कि भर के ब्रेड भर के ले जाएगा, ठीक है, ब्रेड ले जाएगा बढ़कर, जैम ब्रेड खाता रहेगा, ऐसा तो नहीं। सी क्रॉस करने की लाइफ इज वेरी हार्ड, ठीक है, सी क्रॉस करने में तो यहाँ पर जो भी मिलता है वो खाना पड़ता है। मछलियां पकड़ के खा रहा है, ठीक है, ड्रिंक भी कर रहा है बिकॉज मौसम बहुत खराब सा है, तो ऐसा माना जाता था कि ये बंदा हो सकता है कि मछलियां खा ले, ठीक है, कुछ नॉनवेज खा ले, राइट, मीट खा ले और ड्रिंक भी करे, राइट। तो इसलिए ऐसा प्रोहिबिट कर रखा था कि लॉस ऑफ कास्ट हो। आज तो नहीं है ऐसा, पर उस वक्त इस तरह से एक साइकोलॉजी बनी हुई, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं था, राइट। दूसरा ये था कि ये लेके इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सी के अंदर रहोगे तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा, ड्रिंक करनी पड़ेगी और फिर धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तुम्हारा जैसे ही लॉस ऑफ कास्ट होगा, तुम्हारे घर वाले बेदखल कर देंगे तुमको, फिर तुम कहाँ जाओगे, फिर तुम क्रिश्चियनिटी ज्वाइन करोगे। तो इनको दिमाग में बहुत, वी वर वेरी सेंटिमेंटल्स, हम रिलीजन के पर्सपेक्टिव से बड़े सेंटिमेंटल्स थे। और ब्रिटिशर्स का रिलीजन का, मैंने आपको बताया 1813 से पहले कुछ प्लान ऐसा था नहीं, ठीक है। पर जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज आई तो हमारे दिमाग के अंदर ये समझ आने लग गया कि भाई ये तो कन्वर्ट करने के लिए आने वाले हैं। और ब्रिटिशर्स बहुत चालू थे, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में उन्होंने रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को बहुत मतलब बहुत आराम से रखा, बहुत कॉशियसली देखा, ठीक है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को हमको ऐड करना है। पुर्तगीज इतने समझदार थे नहीं, राइट, इसलिए ब्रिटिशर्स 200 साल यहाँ पर रूल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब अराइवल ऑफ यूरोपियंस अपन ने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे सिपाहीज देखो, ये क्या होता है कि ड्यूरिंग कैंपेन्स द fleeing सिपाहीज वर फोर्स्ड टू ईट एंड ड्रिंक व्हाटएवर केम देयर वे, द रूमर्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये इनके दिमाग में था। अब ये रिलीजियस सेंसिबिलिटीज इनकी बहुत ज्यादा, दे वर वेरी सेंसिटिव टू, हर चीज को ये रिलीजियस सेंसिबिलिटीज से देखकर करते थे, राइट। जैसे कि आपने देखा ग्रीस कार्टेज, वो पूरे जो कंपनी है, ठीक है, वो सब जगह लागू करने वाली है। यहाँ पर ट्रायल्स के लिए भेजा गया, तो इनको लगा कि यहाँ पर इसलिए भेजा गया क्योंकि हमको एक तरह से हम पिग फैट और काउ फैट को यूज करेंगे तो फिर हमें एक तरह से क्या हो जाएगा, हमें एक तरह से रिलीजन से बाहर निकाल देंगे और फिर ये क्रिश्चियनिटी वाले बोलेंगे आओ भाई गले लग जाओ, ऐसा कुछ। इसके अंदर भी कह रहे हैं कि ये बर्मा में और किसी को भी लेके जा सकते हैं, जरूरी है मेरे को लेके जाएंगे, पर ये इसलिए लेकर जा रहे हैं बिकॉज दैट विल लीड्स टुवर्ड्स अ रिलीजियस कन्वर्जन। तो हर चीज को रिलीजियस कन्वर्जन से देख रहे थे। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि कोई ओवरसीज अलाउंस नाम की कोई चीज नहीं थी, ठीक है, और थी तो बहुत कम थी, और हार्डशिप इन्वॉल्व इन द फॉरेन सर्विसेज वाज वेरी मच, ठीक है। घर से दूर रह रहे हैं, वो भी अनजान देश के अंदर, कोई आगे गोली मार जाए पता नहीं, ठीक है, मर जाएंगे तो यहाँ पे अपन को एक तरह से कब्र भी नसीब नहीं होगी, ठीक है। एंड इन मैनी केसेस नो स्पेशल अलाउंसेस एट ऑल वाज सैंक्शन्ड, कोई भी स्पेशल अलाउंसेस यहाँ पर नहीं कि भाई तू बर्मा जा रहा है तो तेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ना इसको पैसा मिल रहा है, ना इनको घर वालों का सपोर्ट मिल रहा है। घर वाले तो कह रहे हैं तू तो मेरा बेटा ही नहीं है, माँ ने ऐसा बोल दिया कि बेटा तू तो मेरा बेटा ही नहीं रहा। तो इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करने को मिलेगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। और ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बताना है, वो रामलाल की स्टोरी सुनाई वो आपको दिमाग में रखनी है, जिससे कि आप लिखते हो ढंग से लिख सको, राइट। सेकेंड की कंपनी के अंदर एक सोल्जर होना था, दैट वाज द, मतलब वो प्रेस्टीज का काम था, प्रेस्टीज का काम अमंग द इंडियंस। जो भी इंडियंस, जैसे गांव से एक आदमी गया कंपनी के अंदर, तो इंडियंस सारे जो उसके गांव वाले होंगे वो कहेंगे अरे भाई लड़का इनका जो है ना ब्रिटिशर्स की कंपनी में काम करता है और सोल्जर है, सैनिक है ना, तो मतलब इसकी अप्रोच बहुत होगी, है ना, उठता बैठता है ब्रिटिशर्स के साथ, ऐसा इसके अंदर माना जाता था। पर इसको जो पीड़ा थी, ठीक है, ये इसको ही पता थी। एक कंपनी के अंदर रहने की पीड़ा, ठीक है, एक आर्मी के अंदर आर्मी ज्वाइन करने के बाद जो पीड़ा होती है वो उसको ही पता थी। कैसे? पहले बात करते हैं हम पैसों की। पैसा कितना मिलता था? देखो भाई, जो भी काम करते हैं अपन पैसे के लिए करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं भाई पैसा कितना मिला,
उसके बाद कुछ और देखेंगे। और ये तो क्या कर रहा है, एक तरह से कंपनी के अंदर जाना, मतलब वैसे तो इसकी अप्रोच बहुत ज्यादा हो गई, ऐसा मानते थे लोग गांव वाले, पर असलियत इसको ही पता था, इसकी पीड़ा कोई नहीं समझ पाता था, कोई समझे ना पेड़ पर आई, ठीक है। इसकी जो पीड़ा थी, अभी गांव आता था सब इसको रेस्पेक्ट से देखते थे, भाई बड़े आदमी के साथ बैठता है, तो इसको अंदर लगता था कि यार भाई मेरे को पता है कैसे मैं अपने दिन काट रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पैसा देखते हैं, फिर हम देखेंगे इनके साथ कैसा व्यवहार होता था, वो अपन देखेंगे, राइट, सिपाही के साथ। तो पैसा अगर हम देखें तो इन्फेंट्री जो होती है ना, जो पैदल सैनिक है, राइट, उनको 7 रुपए मिलते थे पर मंथ, ठीक है, उस टाइम के 7 रुपए, है ना, 7 रुपीज पर मंथ उनको मिलते थे, जो पैदल सैनिक थे, इन्फेंट्री। एक कैवलरी जो होती है, कैवलरी का मतलब जो घोड़सैनिक है, घोड़सैनिक को 27 रुपए मिलते थे पर मंथ, पर इसके अंदर इनका घोड़े का खाना वाना, ठीक है, इनका यूनिफॉर्म, ठीक है, इनका फूड, खुद का फूड, राइट, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है, मतलब 27 टोटल इनको मिलेंगे। और अल्टीमेटली इसको भी भाई, इसके खर्चा ज्यादा है, इसका खुद का भी खर्चा है और घोड़े का भी खर्चा है, घोड़े की मेंटेनेंस चाहिए भाई पूरा पूरा, राइट, घोड़े का खाना और उसका यूनिफॉर्म और ये सब चीजें। तो ये अगर हम देखें तो इन दोनों के पास, इन्फेंट्री और कैवलरी के पास कुछ पैसा बचता नहीं था, बस ये है कि आप वहां पर गए और अपने ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, अपने खर्चा चला गया, चल गया, ठीक है, मुश्किल से 1-2 रुपए बचते थे इनके पास, ठीक है। तो सिपाहीज अगर हम देखें, वर इक्वली अनहैप्पी विद देयर इमोल्यूमेंट्स, कुछ मिलता तो है नहीं साहब। ए सिपाही इन द इन्फेंट्री गॉट 7 rupees a month, a savar in cavalry was paid 27, out of which he had to pay on his uniform, food, uncap of his mount, and he was ultimately left with only a 2 or 1 rupees, 1-2 रुपए उनके पास बचते थे। एक भत्ता इनको मिलता था, भत्ता होता है ना कि अलाउंस, वो मिलता था जब भी ये मान लो कि कोई टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स ने एक्वायर नहीं करी, जैसे मान लो सिख है, राइट, एंग्लो सिख, फर्स्ट एंग्लो सिख वार हो रहा है, तो उसके अंदर जब ये लड़ने जा रहे हैं ना अपने होम कंटेनमेंट से दूर, ठीक है, सिख वाले हैं यहाँ पर ही हैं तो फिर नहीं, ठीक है, बट मान लो कोई यूपी से जा रहा है, ठीक है, तो उसको अलाउंस मिलता था कि भाई हाँ ठीक है, तुम ऐसी एक टेरिटरी में जा रहे हो जहाँ, जो कि ब्रिटिशर्स जिसका कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको भत्ता मिलेगा, भत्ता से ये खुश थे, है ना, इनको भत्ता मिलता था, जहां पर अनअनेक्स टेरिटरी के अंदर जाते थे तो वहां पर भत्ता मिलता था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। पर 1857 तक आते आते सारी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट एक्वायर कर ली थी, कोई भी अनअनेक्स टेरिटरी यहां पर थी नहीं, ठीक है, तो सारी कर ली थी, तो ये भत्ता मिलना भी इनका बंद हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो भत्ता इन द कॉलोनियल आर्मी, भत्ता वाज पेड टू द, है ना, भत्ता ही नाम था इसका ऑफिशियली, राइट, इसको हम अलाउंस नहीं बोलेंगे, ठीक है, भत्ता बोलेंगे, भत्ता ही आएगा एग्जाम के अंदर, आएगा तो क्वेश्चन बनकर, ठीक है। वाज पेड टू द सिपाही ओनली व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू सर्व अवे फ्रॉम देयर होम कंटेनमेंट, ठीक है। इट वाज स्पेसिफिकली ग्रांटेड फॉर द सर्विस इन द फ्रंटियर एरियाज और न्यूली कॉन्क्वर्ड एंड अनसेटल्ड टेरिटरीज वेयर कंडीशंस वर कंसीडर्ड डिफिकल्ट और रिस्की, ठीक है। Subsequent changes ऐसा हुआ, as the territories were officially declared pacified, bhatta was progressively reduced or completely withdrawn, even though service conditions often remain harsh, ठीक है। अब घर से तो दूर रहते थे, ठीक है, यूपी वाला बंदा अगर मान लो वहां पर जाकर पोस्टेड है तो उसका कुछ नहीं मिल रहा, बिकॉज वो टेरिटरीज होती है ना, दैट वाज टेकन केयर ऑफ, ठीक है, वो दैट वाज अनेक्स्ड ऑलरेडी अनेक्स्ड, और उसको पेसिफाइड टेरिटरी बोल रहे हैं जो कि अनेक्स्ड टेरिटरीज है, ठीक है। नो भत्ता और इक्विवेलेंट अलाउंस वाज प्रोवाइडेड फॉर द ओवरसीज सर्विसेज। मैं अगर तुम वहां पर जाओगे भाई म्यांमार के अंदर लड़ने के अंदर, बर्मा में, तो आपको कोई भी ओवरसीज अलाउंसेस यहाँ पर मिलते नहीं थे। तो अलाउंसेस पहले जब तक भत्ता था तब तक ठीक था, पर 1857 तक आते आते आप देखेंगे सारी टेरिटरीज को अनेक्स कर लिया गया था ऑलमोस्ट, ठीक है, सारी टेरिटरीज स्पेसिफाइड टेरिटरीज हो गई थी, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन, अब देखो रिलीजियस सेंसिबिलिटीज पढ़ ली हमने, सेकंड हमने पढ़ ली कि पैसा कितना मिलता था, पैसा में दिक्कत थी सिपाहियों को, ठीक है, कि भाई 1-2 रुपए बचता था सारा, ठीक है। अब ठीक है यार, पैसे में भी हम निकाल लेंगे अगर, बट जॉब सेल्फ रेस्पेक्ट की होनी चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट की जॉब होनी चाहिए। कैसा हो कि इंडियंस को नाम से नहीं पुकारा जाए, उनको गाली देकर पुकारा जाए। आप किसी को भी नाम से नहीं बुलाया जाते, इंडियन सोल्जर्स को कुकर बोलते थे, कुकर, कुकर मतलब डॉग, कुत्ता, एक कुकर इधर आ, इस तरह से बोलते थे। तो उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं था, इनको लगता, इनके गांव वालों को लगता था बहुत रेस्पेक्टफुल जॉब है, इनको पता था कैसे काट रहे हैं, और अननेसेसरी का ह्यूमिलिएशन इनको कराया जाता था, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे यहाँ पर ऐसे लिखा होता, डॉग्स इन द इंडियंस आर नॉट अलाउड, ठीक है। इनके खुद के जो एरियाज होते थे, मिलिट्री वाले एरियाज, वो भी सेग्रीगेटेड एरिया होते थे, वो भी ऐसा नहीं कि जहाँ पे यूरोपियंस रह रहे हैं वहीं पर ये रह रहे हैं, नहीं, इनका अलग लिविंग एरिया होता था, और उसकी कंडीशन बड़ी खराब होती थी। सेपरेट बैरक जो होता है ना, बैरक, बैराक, ठीक है, वो होते थे उधर। अगर मूवी देखने जाओगे तो इनका अलग होता था, और इसके अंदर अगर घुस जाते थे इंडियंस तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। इंडियन सिपाही, सिपाही की बात कर रहे हैं, तो हर तरह से उनको दिखाया जाता था कि यू आर इंफीरियर टू अस, वी आर सुपीरियर, वी आर सुपीरियर रेस। और इंडियंस को, सोल्जर्स को हर जगह पर एक तरह से, अब देखो मान लो कोई यूरोपियन सोल्जर है, ठीक है, यूरोपियन सोल्जर से कोई गलती हो गई, ठीक है, तो उसको कहेंगे भैया 1 राउंड काटो, छुट्टी करो, है ना, ऐसे पनिशमेंट देते हैं ना इसमें। सेम गलती अगर इससे हो गई ना तो उसको भैया को 10 राउंड कटवाएंगे और वो भी पूरा
वेट के साथ, है ना, बैग वैग लटका के राइफल पकड़ा के फिर 10 राउंड काटो। तो उसको लगता था यार गलती तो सेम ही है, पनिशमेंट की डिग्री जो है वो दोनों के लिए चेंज है। तो बहुत सारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके कारण उनको सेल्फ रेस्पेक्ट उनका हर्ट होगा कि भाई ये क्या है भाई, हमको गाली देकर बुलाया जा रहा है, ठीक है। लिविंग एंड सोशल सेग्रीगेशन, सेपरेट बराक्स, डाइनिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है, भी अलग थे, रिक्रिएशनल स्पेसेस एग्जिस्टेड, इंडियन सोल्जर्स वर ट्रीटेड सोशली इंफीरियर एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑफिशियल ऑफिसर्स सर्कल, ठीक है। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट फॉर इंडियन सिपाहीज वर ऑफन पब्लिक एंड ह्यूमिलेटिंग, ठीक है, इसको ह्यूमिलेट करते हुए दिया जाता था। यूरोपियन सोल्जर रियरली फेस सिमिलर ट्रीटमेंट। और सारी हायर रैंक्स इंडियंस को सब ये अलाया था, ज्यादा से ज्यादा तो सूबेदार बन सकते हो, सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकते। तो लेफ्टिनेंट कर्नल ये सब चीजें कहीं आपने नहीं सुना होगा कि भाई कर्नल रामलाल जी गए वहां पर लड़ने, ठीक है, ऐसा नहीं सुना होगा, है ना। तो हर जगह लेफ्टिनेंट कर्नल इनकी पोस्ट जो होती थी दैट वाज देयर विद द यूरोपियंस ओनली। तो ऑल हायर रैंक्स वर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर यूरोपियंस रिगार्डलेस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द मेरिट। तो इनको लगता था कि भाई यार ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, तो सोशली इंफीरियर को फील कराया जाता था। तो ना पैसा है ना इज्जत है, इज्जत भी नहीं है, ऊपर से तुम अपने देश के साथ ऐसे और ट्रीट कर रहे हैं लोग तुमको कि तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, अपने ही लोगों को मार रहे हो। ये भी एक इनके दिमाग में रहता था यार, हम अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चला देते, ठीक है। एक और जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, अब ये सब तो चल ही रहा था, इसके अंदर फिर तड़का लग गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। अब हमारी रानी झांसी के साथ ऐसा हो रहा है तो हम कैसे इनके साथ रहे। फिर अवध का अनेक्सेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अनेक्सेशन ऑफ अवध होती, वो जो लोग थे वो थे पीजेंट इन द यूनिफॉर्म, है ना, उसके घर से फोन आता था, ये मैंने पूरी कहानी सुनाई तुमको कि वो फोन आता था, बोले यार अपने राजा को हटा दिया, वाजिद अली शाह को, बोले यार वो तो ठीक ठाक काम कर उसको क्यों हटा दिया, अरे यार अभी ब्रिटिशर्स आ गए। फिर अगले दिन फोन आता था, भाई ब्रिटिशर्स ने पता है रिवेन्यू सिस्टम पूरा चेंज कर दिया, पहले राजा के साथ तो सेटिंग कर लेते थे, अब इनके साथ क्या करें, और मार तो हो रहा है, कल तो है ना पापा को बहुत बुरा मार के गए वो। अब भाई इसके पापा जी बढ़ गए उधर, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने मार के गए, राइट, अत्याचार कर रहे हैं, उसके भाइयों को मार के गए, और ये भाई ब्रिटिशर के लिए लड़ रहा है। तो सोचेगा कि कैसा कैसा सोल्जर हो गया है टोन। और उसको फिर अगले दिन फोन आता था, भाई पता है मम्मी को भी लेकर उठाकर, पता ही नहीं चल रहा कहाँ ले गए, तू पता करना कहीं से, ठीक है। भाई अपना खेत है ना, वो जो खेत था ना अपना, वो जो रामलाल के पीछे वाला खेत, वो ब्रिटिशर्स ने ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि यार अपन ने वो टैक्स वैक्स नहीं दिया था। बोले किसने ले लिया? ब्रिटिश ने, जिसके लिए सर्विस करता है ना उसने ले लिया। तो इसको बार बार में इसके दिमाग के अंदर कचोटे पड़ रही हैं कि यार ये हमारे साथ क्या कर रहा है। सिपाही वाज पीजेंट इन द यूनिफॉर्म, जो भी पीजेंट को दिक्कत होती थी वो सिपाही को इनडायरेक्टली वो दिक्कत होती थी, बिकॉज पीजेंट की ही फैमिली से आए ये। और अवध के अंदर तो बहुत सारा ऐसा था, अवध के अंदर तो मैंने आपको सिस्टम बताया था कि हर फैमिली से कहीं ना कहीं सिपाही गया हुआ है ना, और हर फैमिली से सिपाही गया हुआ है, और हर फैमिली के बाकी के बंदे जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर, तो एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सिपाही को भी टेंशन देंगे, फोन कर करके परेशान कर देंगे। तो सिपाही वाज एसेंशियली पीजेंट इन द यूनिफॉर्म, ठीक है। मोस्ट सिपाहीज वर रिक्रूटेड फ्रॉम द रूरल पीजेंट्री ऑफ अवध, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, ठीक है। एंड मिलिट्री सर्विस वाज ओनली सप्लीमेंट टू देयर एग्रेरियन लाइवलीहुड, नॉट ए कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम द विलेज लाइफ। विलेज तो था ना उनका, गांव है ना, गांव से तो बड़े अटैच्ड हैं। और ये लोग देखो यूपी बिहार, ठीक है, इनके लोग हैं ना गांव से बड़े अटैच्ड होते हैं। कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाए अपने गांव को नहीं छोड़ते ये लोग, मदरलैंड के लिए दे आर वेरी, मतलब दे रेस्पेक्ट देयर मदरलैंड लाइक एनीथिंग, ठीक है। कभी भी आप किसी बिहारी से मिलना, गांव के बारे में बात करना, आंखों में आंसू आ जाएंगे उसके, ठीक है। दे रिटेन स्ट्रॉन्ग टाइज विद देयर विलेजेस, ओन्ड और कल्टीवेट लैंड, सेंट मनी टू द होम, सेंड मनी होम एंड रिटर्न पीरियडिकली ऑन द लीव और आफ्टर रिक्रूटमेंट, है ना। और छठ वट पूजा होती थी, जब घर जाते थे पता चलता था कि यार सब कुछ खत्म हो गया, किसके कारण? उसके कारण जिसके लिए तू काम कर रहा है, ठीक है। ये उसका एक भाई था उसका, है ना, वो हमेशा ये डायलॉग मारता था, वो बोलता था यार ये कैसे कैसे हो गया, बोले इसलिए हुआ तेरे कारण, तू ही करता था, है ना, उसने और उसका जीना आराम कर रखा था। कॉन्सिक्वेंटली द सिपाही रिमेन डीपली अफेक्टेड बाय द एग्रेरियन डिस्ट्रेस, ठीक है, कॉज बाय द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, ऑपरेशन जमींदार्स मनी लेंडर्स। और ये कहते थे जमींदार्स मनी लेंडर है ना, पता है ब्रिटिशर्स के साथ में मिलके हमें बहुत लूट रहे भाई, तू आ जा यार, जल्दी आ जा यार, मेरे से नहीं समझ रहा भाई, तू आ जा। बोले यार मैं कैसा हूं, मैं तो काम, हाँ तू पता है किसके लिए काम कर रहे हैं। एंड सोशल डिसलोकेशन फॉलोइंग annexation such as that of Awadh in the 1856 when the countryside suffered, ठीक है, the Sipai's family suffered as well. This close socio-economic connections explain why the military discontent quickly merged with popular rural sentiments. तो समझ में, जहाँ रूरल सेंटिमेंट्स अराइज होते तो सिपाही को दिक्कत होती। अब रूरल सेंटिमेंट्स चलो ठीक है, उनको रूरल लोगों को तो आराम से आप कंट्रोल कर सकते हो, पर सिपाही का दिमाग भड़क गया ना, उसके हाथ में बंदूक दे रखी है तुमने, उसको सारा सिस्टम पता है कहाँ पे बंदूक रखी, कहाँ पे रखा है, किसी ने लूट लेगा, और तुम लोगों को जरा से, ठीक है, वहां पे 3-4 ऑफिसर हैं, 3-4 ऑफिसर जो है, और सिपाही सारे के सारे इंडियंस भरे पड़े, समझ में आ रहा है? तो ये भड़के ना तो फिर नहीं समझेगा। पर गवर्नमेंट सोचती थी यार ठीक है, मिलिट्री डिसिप्लिन के लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा, राइट, दैट इज ओके,
है ना। और इनको एक तरह से ट्रेनिंग भी ऐसी दी जाती थी कि भाई तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचना है, तुम्हारा कोई घर परिवार नहीं, ये नहीं, वो ऐसा नहीं। पर यहाँ के लोग जो थे दे वर वेरी सेंटिमेंटल, अवध बिहार, है ना, बंगाल के, बिहार के लोग, जो यूपी के लोग हैं, राइट, दे वर वेरी सेंटिमेंटल्स। चलो भाई, और इनके पास है ना खेती, आज भी आप देखोगे तो किसान फैमिली बहुत ज्यादा मिल जाएगी आपको बिहार यूपी के अंदर, ठीक है। तो रिवोल्ट ऑफ द सिपाही वाज अकम्पेनिड बाय द रेबेलियन ऑफ द सिविल पॉपुलेशन। अब सिविल पॉपुलेशन भी ज्यादा खुश नहीं थी, मैंने आपको बताया कि सिविल पॉपुलेशन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, जिससे पॉवर्टी बढ़ रही है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, अकरेंस ऑफ फेमाइन, फेमाइन आता था, ब्रिटिशर्स साथ कुछ भी नहीं करते थे और टैक्स और लगा देते थे ऊपर से, हाई टैक्सेशन, तो इससे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनरेस्ट बन रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे आर्टिजन्स जो थे, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन, जिनका काम उनको यही आता था और यही काम वो कर सकते थे, उन सबकी जॉब चली गई। British rule also been misery to the artisans and the handicraftsmen. British policy discouraged Indian handicraft and promoted British wood. बोले क्या मिट्टी मिट्टी के बर्तन बना रखे हैं क्या, है ना, इसको नहीं करेंगे हम, इसको हटाओ, जिससे कि ये चीजें भी ब्रिटिश वुड्स वाली चीजें ही खरीदे लोग। तो वो चाहते थे कि ये सब चीजें, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की वो सोच रहे थे। So highly skilled Indian craftsmen were deprived of their source of incomes and were forced to look for the alternative source of employment that hardly existed. वो कोई था नहीं, तो इसके अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा लेवल का बढ़ गया ब्रिटिश की पॉलिसीज के कारण, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो लोग बाग कहते थे यार इससे बढ़िया तो मर ही जाए, तो मर जाए तो मरे, तो उससे पहले मार के मरे, ठीक है, ब्रिटिशर्स को मार के मरे, इन गोरे लोगों को जितना मारे उतना बढ़िया। तो लाइफ बड़ी हेल की तरह हो गई थी लोगों की, और जिनकी लाइफ पहले बहुत अच्छी थी, ऐसा भी नहीं कि पैदा ही ऐसे गरीबी में हुए थे हम, तो पैदा ही गरीब हुए नहीं, पहले राजा महाराजा के टाइम पे बहुत ठीक था ये सिस्टम, मजे चल रहे हैं आराम से राजा महाराजा के टाइम पे। महाराज की जगह महाराज की जगह करने पड़ते, महाराज गले में से माला निकाल कर दे देता था, है ना, कुछ मिट्टी का सा कुछ बना के चले जाए, इसमें महाराज की फोटो लगा दे, ठीक है, कुछ कलाकारी सी कर दे और बोले साहब ये देखो यूनिक, 10 रुपए की चीज, और महाराज लाखों रुपए दे देता था। तो आर्टिजन और हैंडीक्राफ्ट का तो उठना बैठना था राजा महाराजा के साथ। और महाराजा ने जब मदिरा सेवन कर रखा था तब तो महाराज की वही, ले भाई जो तेरे को ले जाना है ले जा, राइट, तो ऐसा होता था। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई ओकेजन होता था तो, पर वो इलीट क्लास ही नहीं रही, है ना, रॉयल क्लास, महाराजा की रॉयल क्लास जो थी वो रिप्लेस हो गई ब्रिटिश इलीट से, तो क्या करें। रिफॉर्मिंग zeal of the British officials under the influence of the utilitarian, उनको लगता था कि हम, अच्छा ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं थे, कि ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कई कई चीजों को देखकर कि भाई चल क्या रहे, जैसे सती सिस्टम, ठीक है, उनको लगा भाई किसको किसको मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर, बोले ना यहाँ पे ना इसका हस्बैंड की डेथ हो गई, वो बोला अरे बहुत बुरा हुआ इसका, बोले हाँ, तो ये इसको कहाँ लेके जाना है, ऐसे पालकी में बिठाकर कहाँ लेके जाना, दूसरी शादी कर रहे हैं क्या, बोले नहीं नहीं नहीं, इसके हस्बैंड की डेथ होगी ना तो उसको जला रहे हैं हस्बैंड को, बोले ठीक है, और फिर इसको भी जला देंगे। ब्रिटिशर्स की सासर उठ जाएंगे, बोले भाई ये क्या हो रहा है, इसको क्यों जला देंगे, क्योंकि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई ना, इसने मारा है क्या, नहीं नहीं इसने नहीं मारा, वो तो वो वहां पे जा रहा था, है ना, हिल स्टेशन पे गया था, पाँव फिसला बारिश के टाइम पर, नीचे खाई में गिर गया, बोले तो इसकी गलती क्या है, बस ऐसे मार रहे हैं इसको, बोले क्यों, क्योंकि इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है ना साहब, आप समझते नहीं हो क्या, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है इसके हस्बैंड के बिना, अब क्या करेगी बिना हस्बैंड के, और सर ये बहुत पवित्र औरत है, ठीक है, और इसका करेक्टर बहुत अच्छा है, मर रही है इसलिए, खुद मर रही है, बोले ऐसे झूल क्यों रही है, सर धतूरा खाया ना इसने, अनकॉन्शियस है, अच्छा ठीक है, फिर वो देखने लग गया, बोले यार ये बड़ा खतरनाक सीन चल रहा है, जैसे ही इसके अंदर बैठी ये भागने लगी, इतने लोगों ने डंडे मार मार के इसको वापस अंदर, इधर चारों तरफ से डंडे मार रहे हैं, और उसके घर वाले, घर वालों में जैसे इसके इन लॉज, ठीक है, इसके फादर मदर, राइट, वही तो ब्रिटिशर्स के सासे रुक जाएंगे, बोले भाई क्रुएलिटी, क्रुएलिटी, हमको क्रूअल बोलते हो तुम लोग, इधर देखो। तो ये क्या करेंगे, सती सिस्टम को विलियम बेंटिक हटा देंगे। अब जैसे ही हटाएंगे तो ये लोग जो होंगे जिनको मजा आ रहा था इन सब में, है ना, जो सोसाइटी के रक्षक थे, मोरल रक्षक, मोरल गैंग, ये आ जाएगी, ये बोलेंगे अरे भाई ब्रिटिशर्स हमारे को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, इनको तो ये आता है क्रिश्चियन बनाना था, तो ब्रिटिशर्स अगर अच्छा रिफॉर्म भी करेंगे तो उसको गलत की तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं लोग, राइट। तो किसी भी चीज के अंदर एजुकेशन में रिफॉर्म्स करेंगे, लीगल डायमेंशन में रिफॉर्म्स करेंगे, तो सब शक की नजरों से देख रहे हैं, और दैट विल बी टू करेक्ट आल्सो, ठीक है, क्यों देखना, क्यों, अगर साइकोलॉजी समझे तो ठीक है भाई, अगर कोई राजा महाराजा सती सिस्टम हटा देता तो दैट वाज नॉट सो मच रिवोल्टेड, ठीक है ना, कि लोग इतना रिवोल्ट नहीं करते उसका, पर कोई बाहर का गोरा आदमी आकर समझ में सती सिस्टम हटा रहा है, तो इट मीन्स कि भाई ये तो भाई, है ना, राजा महाराजा कोई हिंदू ही राजा मान लो ये सती सिस्टम हटाते तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, बाहर का आदमी हटाकर हटा रहा है, तो लोगों को एक शक की निगाहों से उसको देखा जाएगा, चाहे वो अच्छा ही कर रहा हो आपके लिए, वो सोच रहा हो कि भाई ये तो मैं करके जाऊं कम से कम, यार इतना खतरनाक चीज हो रही है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर देखो कि एज अ रोस्ट कंसीडर सस्पिशन, रिसेंटमेंट एंड अपोजिशन, ऑर्थोडॉक्स हिंदू एंड मुस्लिम फियर दैट थ्रू सोशल लेजिस्लेशन ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन एंड कल्चर, है ना। मोर ओवर दे बिलीव दैट द लेजिस्लेशन वाज अंडरटेकन टू एड द मिशनरीज, है ना, जिससे कि कन्वर्ट कर देगा, मिशनरीज का काम ही है कि भाई बताओ अपने रिलीजन के बारे में और कन्वर्ट कर दो,
कर ही रहती है मिशनरीज यहाँ पर। तो ऑर्थोडॉक्स एंड रिलीजियस देयरफॉर अरेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, सेवरल प्रोक्लेमेशंस ऑफ द रेबल्स एक्सप्रेस द कल्चरल कंसर्न इन नो अनसर्टेन टर्म। उन्होंने कहा है कि भाई देखो इन्होंने हमको, ब्रिटिशर्स ने बुरी तरह से इस तरह की चीजें कर रहे हैं, राइट, और कन्वर्जन करना चाहते हैं। तो दिस वर द डिफरेंट कॉजेज, ये डिफरेंट कॉजेज था क्यों इस तरह की चीजें इसमें हुई। अब चलो इन कॉजेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। 245 का करेक्ट आंसर बी, ओनली 2। देखो अब देखो ये आपने कभी नहीं पढ़ा, मैं बता सकता हूँ आपको, पर दैट इज टू इंपॉर्टेंट, है ना। किसी को पता था आज की क्लास से पहले कि जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट कुछ होता है, और इस तरह से इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। एग्जामिनर को पता है कि भैया देखो ऐसा क्वेश्चन बनाना है कुछ, अप्लाई टू ऑल सर्विंग सिपाहीज ऑफ द बंगाल आर्मी, ठीक है, नो। अब ये जब आपको यही नहीं पता तो आप ये कैसे कर लोगे बाकी की चीज, ऑल या फिर फ्यूचर रिक्रूट्स, ये आपको कैसे पता होगा। चीजों को समझो, जो चीज नहीं पता है ना उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दैट्स व्हाई प्रीलिम्स हार्ड बनता जा रहा है। और जो बच्चे, जो टीचर अपना चेंज नहीं कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि टीचर को बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ती है ना, 4-4 5-5 क्लासेस ले रहे हैं वो एक साथ, राइट। तो वो अपना कंटेंट चेंज नहीं करे, दिस इज द हार्श रियलिटी। आप समझो इस चीज को, आपको जो नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो 1990s के नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं आपको, समझ में आ रहा है, तब के बने हुए नोट्स, सड़े गले से नोट्स, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इट मेड ओवरसीज सर्विस कंपलसरी फॉर द फ्यूचर रिक्रूट्स, दैट इज करेक्ट। इट हाइटेंड सिपाहीज फेयर्स ऑफ, तो 2 और 3 आर करेक्ट, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको देखना है। और इसके बाद फिर आप जब क्वेश्चन करते हैं ना तब आपको समझ में आता है, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चनिंग इज इंपॉर्टेंट, है ना। अभी मैं एक शीट बना रहा हूँ, उसमें कल के और आज के लेक्चर, कल और आज का लेक्चर के मिलाकर 30 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको दे दूँ, उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अब इनको दोनों दुख देखे थे, खुद का दुख तो है ही, खुद का दुख किससे कहे, घर वालों को फोन करा, घर वालों ने अपने दुख बता दिए। कभी ऐसा होता है ना यार बहुत दिमाग खराब है, चल गए घर पे फोन करते हैं, घर पे फोन करा तो अलग ही दिमाग खराब हो गया। तो वैसे ब्रिटिश सिपाहियों का दिक्कत था, राइट। सिपाहीज सर्टिफिकेट बिफोर 1850 वाज नॉट लिमिटेड टू मिलिट्री ग्रीवेंसेस, वो सिपाहीज वर रिक्रूटेड फ्रॉम द रोल ऑफ पेजेंट्री। अब दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 247 करो। तो देखो ये जो पेंशन मिलती थी ना, पेंशन रेगुलर मिलती थी, पेंशन को कोई दिक्कत नहीं था। तो पेंशन टू द इंडियन सोल्जर्स ये गलत है, डिनायल। इनको भी मिलती थी पेंशन एज कम्पेयर, और उतनी मिलती थी इतनी की उस रैंक वाले बंदे को मिलती है, बट उनकी रैंक सूबेदार से ऊपर नहीं होती थी। मैंने बताया था ना, सूबेदार से ऊपर रैंक नहीं हो रही, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेरिट और टैलेंट, राइट, और एक्सपीरियंस। लोअर पे कंपेयर टू द यूरोपियन सोल्जर्स, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। एंड सेपरेट लीगल डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट, जो मैंने आपको एग्जांपल देखा था, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द इंडियन सिपाहीज वर रिफ्लेक्टेड इन ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये करो क्वेश्चन 248। तो देखो दिस इज अ कॉमन मिस्टेक, और वेलोर म्यूटिनी आपको पढ़ा दी मैंने, कहीं उसमें ऐसा था कि ओवरसीज जाना है, ये पूरा क्वेश्चन तो पढ़ो, फर्स्ट रिवील्ड सिपाही, आगे पढ़े ही नहीं। दिस इज अ कॉमन जनरल मिस्टेक्स वी जनरली डू, राइट। आपने पहली पहली म्यूटिनी के अंदर पहला पहला प्यार कहाँ होता है, वेलोर म्यूटिनी, जबकि भरतपुर इंसिडेंट जो हुआ था उसके अंदर था सिपाही रेजिस्टेंस टू ओवरसीज, यहाँ पर ये कोई रीजन ही नहीं था। पूरा तो पढ़ो क्वेश्चन।
क्वेश्चन पूरा पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। हमको लगता है यार हम ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब अपन कैसे कर सकते हैं, 2 नंबर का सवाल है, आप सोच के देखो, 2 नंबर का सवाल है भाई, 2 नंबर से दुनिया पलट जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग होगी वो अलग। जहाँ 2 मार्क्स ला सकते थे वहां पे 0.66 मार्क्स तुम्हारे चले गए, ठीक है। तो दिक्कत ये आ जाती है कि भाई हम मतलब इतने कैजुअल नहीं होना है, हमें एग्जाम के अंदर बैठना है, पूरा अपन को पढ़कर फिर आंसर देना है। एग्जाम के अंदर वैसे भी थोड़े से आप कॉन्शियस हो जाओगे, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि भाई पूरा आपको एक तरह से पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई अपन को ये सब चीजें करनी है। यहाँ पे ये फ्यूचर सिपाहीज ही हैं, है ना, इसको ऐसे फ्यूचर सिपाहीज की तरह ट्रीट करोगे, ज्यादा दिमाग में लगा दे। जब तक दे नहीं रखा ना कुछ की ऑल वॉल, तो फ्यूचर सिपाहीज ही आप ट्रीट करोगे। सिपाहीज वुड बी गिवन द फॉरेन सर्विस अलाउंसेस व्हेन सर्विंग इन द सिंध और इन पंजाब, ठीक है, दैट इज करेक्ट। General service and enlistment act requires the sipais must be ready to serve even in the British land across the sea, right? Military authority forward the sipais to wear the caste and the sectarian marks, yes, that was there। कि मिलिट्री अथॉरिटीज बोलती थी भाई यूनिफॉर्मिटी चलेगी, और वेल ऑन मुटिलिंग हुई भी इस तरह से थी, राइट। बट यहाँ पर एक ऐसा था कि भाई आपने हाथ में कलावा पहन रखा है, राइट, ये सब चीजें पहन रखा है ना, तो दैट विल बी कंसिडर एज इनडिसिप्लिन, ठीक है। तो कास्ट और सेक्टेरियन मार्क्स आपने हर कोई नहीं तो फिर कोई सर पे पट्टा बांध के जाएगा, ठीक है, इस तरह से, तो वो ब्रिटिशर्स ने अलाउ नहीं करा, कुछ कुछ हद तक अलाउ कर रखा था, बट ये भी एक रीजन था कि सिपाहीज को जो कास्ट और सेक्टेरियन मार्क्स की तरह की जो चीजें थी वो नहीं पहनने दी जाती थी, राइट। तो इसमें डी विल बी करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है सबको। अब हमने इसके अंदर 2-3 चीजें पढ़ ली, हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन पार्टिसिपेंट था, ये अपन ने समझ लिया, और हमने ये समझ लिया कि कॉजेज क्या थे, रिवोल्ट की कॉज क्या थी, अपन ने इसके अंदर समझ लिया। अब हम समझेंगे नेचर ऑफ रिवोल्ट, इसके ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, रिवोल्ट का नेचर कैसा था।